बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कहानी टोपी शुक्ला संचयन भाग 2 से जो है वो पढ़ा रही हूँ, जिस पर अभी तक 2 वीडियो बन चुका है और कहानी लंबी है चूँकि, तो इसके तीसरे वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ। तो मैं आपको थोड़ी सी कहानी के शुरुआत बता दूँ, जहाँ उसका अंत हुआ था इसके पहले के वीडियो का। तो था कि इरफान और टोपी में दोस्ती हो गई थी। घर के माहौल से इरफान के टोपी बहुत खुश रहता था। उसकी दादी की बोली उसे बहुत प्रभावित करती थी। एक दिन जब वो अपने घर पहुंचा और खाने के टेबल पर उसके मुंह से अम्मी शब्द निकलता है, तो उसकी दादी और माँ राम दुलारी उसे बहुत नाराज़ होती हैं, बहुत पीटती हैं। उसकी बहुत शिकायत होती है, वो बहुत मार खाता है, बहुत दुखी रहता है, मन बहुत उदास रहता है और उसे ये लगता है कि इरफान के अलावा वो अपने हृदय की बात किसी से नहीं कह सकता है। अब ऐसी स्थिति में वो अपने दिल की बात इरफान से कैसे कहे कि मुन्नी बाबू ने उन्हें पिटवाया, शिकायत की, घर के लोग उसका विश्वास नहीं करते थे, उसकी खुद की दादी उसे अच्छी नहीं लगती थी। तो वो अंत में अपने दिल की बात इरफान से कह देता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी दादी मेरे घर चली जाए और मेरी दादी तुम्हारे घर चली जाए। तो बाल मन की हरकत देखिए, इरफान ने भी बड़े प्यार से कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे अब्बू नहीं मानेंगे। तो यहीं पर मैंने आपको कहानी को छोड़ा था। तो मैं यहीं से आपको फिर से पढ़ाना शुरू करती हूँ कहानी के आगे के हिस्से को। तो आप तैयार हो जाइए मेरे साथ और हम कहानी के आगे के हिस्से को पढ़ते हैं। तो मैं प्रारंभ करती हूँ कहानी के इस हिस्से को। तो बच्चों, जो टोपी रहता है उसका प्रस्ताव इरफान से रहता है कि वह किसी भी तरीके से इरफान को मना ले और दादी की अदला बदली कर ले। लेकिन ये कहाँ संभव है। इरफान ने भी बड़े प्यारे से भाव से कह देता है कि अब्बू ये बात नहीं मानेंगे और अगर मेरी दादी चली जाएंगी तो मुझे कहानी कौन सुनाएगा। तो देखिए, 2 कम उम्र के बच्चों की जो भावनाएं हैं वो कितनी मधुर होती हैं। वो ये जानते ही नहीं हैं कि क्या ये संभव भी है, यानी दादी भी क्या बदली जा सकती हैं। तो इरफान ने बड़े प्यार से कह दिया कि नहीं नहीं, अब्बू नहीं मानेंगे और मेरी दादी अगर तुम्हारे घर चली जाएंगी तो तुम्हारी दादी को तो 12 बुर्ज की कहानियाँ आती भी हैं कि नहीं, मुझे कौन सुनाएगा। तो दोनों के बीच यही वार्तालाप चल रहा है। तो टोपी ने कहा कि तू हमें एक ठो दादियों ना दे सकते हो। कितना प्यार से उसने कहा कि तू हमें एक ठो दादियों ना दे सकते हो, मतलब तुम दोस्त हो और एक दादी नहीं दे सक रहे हो। मेरा दिल अपनी दादी से भर गया है, मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, तो तुम अपनी दादी मुझे दे दो। और टोपी को ऐसा लगने लगा कि उसके दिल की टूटने की आवाज़ उसे खुद सुनाई दे रही है। जो मेरी दादी हैं वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो हैं। इरफान ने उतने ही प्यार से उसे समझाया कि मेरी दादी सिर्फ मेरी दादी तो नहीं है, मेरे पिता की माँ भी हैं, तो मैं कैसे बदल दूँ। यह बात टोपी के समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। हाँ, तो फिक्र न करो, इरफान ने कहा। मेरी दादी कहती हैं कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। अब देखिए, दोनों दोस्तों को एक दूसरे के समझाने का तरीका देखिए कि इरफान ने जब देखा कि टोपी का दिल बहुत टूट गया है तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि घबराओ नहीं, जैसे मेरी दादी बूढ़ी हैं, बीमार चल रही हैं, ऐसे तुम्हारी दादी भी तो बूढ़ी ही होंगी। तो वो बोलता है हाँ। तो कहता फिर चिंता मत करो, कभी न कभी ऐसा होगा वो भी मर जाएंगे और तुम उनसे फुर्सत पा जाओगे। तो उसने कहा कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, मेरी दादी बताती हैं। तो टोपी ने कितने प्यार से जवाब दिया, हमारी दादी ना मरी हैं। मरेंगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी हैं। तो टोपी ने कहा कि हमारी दादी ना मरी हैं, यानी मेरी दादी नहीं मरेंगी। तो इरफान को लगने लगा क्या उसकी दादी झूठ बोलती हैं, वो तो कहती हैं बूढ़े लोग मर जाते हैं। तो उसने जवाब दिया, मरेंगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी हैं, क्या मेरी दादी झूठ बोलती हैं। ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला इरफान की दादी मर गई।
अभी दोनों दोस्तों के बीच ये बातें चल ही रही थी कि इरफान का नौकर आता है और ये खबर आ जाती है कि इरफान की दादी मर गई। इरफान चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठा रोने लगा और उससे लगने लगा कि मैंने ऐसी चीज़ मांगी जो मुझे दोस्त से भी नहीं मिल पाई और उसकी भी दादी मर गई। तो वो बहुत दुखी हो जाता है। शाम को वो इरफान के घर गया। वहाँ सन्नाटा था, घर भरा हुआ। रोज़ जितने लोग हुआ करते थे उससे भी ज़्यादा लोग थे, परंतु एक दादी के न होने पर टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। अब देखिए, दोस्त था, जैसे ही उसने सुना कि इरफान के घर पर इरफान की दादी का देहांत हो गया है, वो शाम को उसके घर पहुंचता है। सब कोई घर भरा है, दादी की मृत्यु हो जाने के कारण पूरा घर भरा है। लेकिन टोपी को कैसा लगता है? टोपी को ऐसा लगता है कि जैसे पूरे घर में सबके होते हुए भी, दादी के एक अकेले न होने पर भी वो घर सूना हो चुका है। दादी की जगह भरने वाला कोई नहीं है। दादी से जो उसे मोहब्बत थी, दादी से जो उसे प्रेम मिला था, उस प्रेम को देने वाला अब कोई नहीं था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों को का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा संबंध हो चुका था कि इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाते थे। अब उसने कहा कि टोपी को इरफान की दादी इतनी अच्छी लगती थी कि उसे लगता था कि कोई हमारे और दादी के बीच का रिश्ता कैसे समझेगा, कैसे नहीं समझ पा रहा है इस रिश्ते को। तो उसके मन में ये आने लगा कि संभवतः इरफान के दादा भी जीवित होते तो संभवतः वो भी इस रिश्ते को न समझ पाते। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया। एक 72 वर्ष की थी और दूसरा 8 साल का। यानी कि दादी और टोपी के बीच के रिश्ते को कहानीकार ने समझाया है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जब दोनों एक दूसरे से मिल लेते थे, अपने दिल की हाल सुना देते थे, प्यार से बातें कर लेते थे, टोपी दादी की से कहानियाँ सुन लेता था, तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसके दिल की प्यास बुझ गई और दोनों का अकेलापन मिट जाता था। और उम्र का अंतर देखिए कि एक 72 वर्ष की थी और दूसरा 8 साल का, लेकिन दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर देते थे। प्रेम इसको कहते हैं, अपनापन इसको कहते हैं। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी को इरफान की दादी के मर जाने से इतना दुख था, इतना दुख था कि शायद उसे कोई समझ नहीं सकता था। और अचानक उसके मुंह से निकलता है कि तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। मतलब मेरी दादी उसकी जगह मर गई होती तो मुझे संतोष था, लेकिन तुम्हारी दादी का जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया, मतलब इस तरह से कह करके फुसलाया, फसलाया, समझाया। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। दोनों को ही दादी का गम था, मगर कर कोई कुछ नहीं सकता था। दादी जा चुकी थी। टोपी भी उतना ही दुखी था जितना इरफान। समझ में नहीं आ रहा था कि दादी के बिना आगे का समय कैसे गुजरेगा। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई थी कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसकी बदली हो जाती हो। अब कहानी ने एक मोड़ ले लिया। मोड़ कहाँ आया कि इरफान के पिता का तबादला हो गया, ट्रांसफ़र, स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो 10 अक्टूबर सन 45 को उसने एक कसम खा ली कि अब वो ऐसे लड़के से दोस्ती ही नहीं करेगा जिसके पिता सरकारी नौकरी करते हों और उनका तबादला इधर से उधर होता हो। ये दोस्ती अधूरे में छूट जाने पर टोपी को ऐसे लग रहा था जैसे उसका जीवन अधूरा हो गया हो, वो बिना इरफान के रह नहीं पाएगा। तो उसे ऐसा लगता है कि अब मैं आज के बाद से कभी भी ऐसे
दोस्त बनाऊंगा ही नहीं जिसके पिता का तबादला हो जाए, स्थानांतरण हो जाए और मुझे फिर अकेला रहना पड़े। तो उसने ऐसी कसम खा ली। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं था, परंतु टोपी के आत्मविश्वास में इस तारीख का बहुत महत्व था, क्योंकि उसके लिए इरफान की यादें जुड़ी हुई थी। इरफान उसका जिगरी दोस्त था, तो उसके लिए इस तिथि की बहुत महत्व, इस तिथि का, इस तारीख का बहुत महत्व था, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता की बदली पर मुरादाबाद चले गए। अब उसे ये तारीख कैसे भूल सकती है जिस दिन उसे अपने जिगरी दोस्त को छोड़ना पड़ा हो। तो उसके पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया था, वो चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया। दादी के मरने से टोपी तो अकेला हो ही चुका था, लेकिन इरफान के पिता का तबादला होते ही टोपी को लगा जैसे उसका संसार अधूरा रह गया हो। वो बिना इरफान के अपना जीवन बिता नहीं पाएगा, तो वह बिल्कुल अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। अब जब इरफान के पिता के जाने के बाद वहाँ पर दूसरे कलेक्टर आ गए, ठाकुर हरनाम सिंह। उनके 3 लड़के थे और तीनों लड़कों में से कोई भी इतना अच्छा नहीं था जो टोपी के साथ दोस्ती करता, टोपी के साथ रहता। उसमें जो लड़के थे उनका परिचय लेखक ने ऐसे दिया कि डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। मतलब 3 बच्चों की 3 खूबियाँ थी। डब्बू छोटा था, बीलू बड़ा था और गुड्डू था तो हिंदी नहीं बोलता था। तो टोपी के साथ सामंजस्य बैठे तो कैसे बैठे, और उसे इरफान का एहसास हो ही नहीं पाता था। यह बात भी थी कि तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। जो चीज़ इरफान में नहीं थी कलेक्टर के बेटे होने के बावजूद, वो यहाँ पर इन तीनों लड़कों में, ठाकुर हरनाम सिंह के तीनों लड़कों में था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं, तो एक साधारण बच्चे से दोस्ती कैसे कर ले। तो उनके अंदर ये एहसास था। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की कि वे टोपी से दोस्ती भी कर सकें। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए पहचानते थे कि इरफान के साथ उसका आना जाना उस जगह पे हमेशा बना रहता था। तो माली और चपरासी पहचानते थे, इसलिए वो बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू, डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। कलेक्टर साहब यानी ठाकुर हरनाम सिंह के तीनों लड़के वहीं पर क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबरा कर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। तो जब वो इरफान के रहने पर बराबर उस बंगले में जाया आया करता था, तो माली और चपरासी ने तो उसे रोका ही नहीं। उसे लग रहा था जाने आने से संभवतः दोस्ती हो जाएगी, लेकिन ठाकुर हरनाम सिंह के तीनों लड़कों में से किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। डब्बू हिट कर रहा था, गेंद उसके मुंह पर गई, वो घबरा कर हाथ उठाया, गेंद हाथ में आ गई और अचानक निगाह जब उसकी ओर उठी तो उसने जोर से चिल्ला, हाउ इज दैट। तो उसका प्रश्न बड़ा अटपटा लगा। हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वो बेचारा केवल यह समझ सका कि हाउ इज दैट का शोर हो तो उंगली उठा देनी चाहिए, और इतना ही था कि डब्बू ने दूसरा सवाल दागा, दूसरा सवाल पूछ लिया, हु आर यू। अब इतना तो टोपी भी समझता था। अंग्रेजी में उसने पूछा तो उसने तुरंत उत्तर दिया, बलभद्र नारायण। टोपी ने जवाब दिया, अपना असली नाम बताया कि बलभद्र नारायण मेरा नाम है। तो उसका अगला सवाल हो गया, हु इज़ योर फादर। यह सवाल गुड्डू ने किया। अब तीनों लड़के वहाँ खेल रहे थे, तो अगला सवाल गुड्डू ने किया, हु इज़ योर फादर। उसे लगा कि संभवतः बराबर का कोई होगा, तो उसने ये भी पूछ लिया। अब उसने अपने पिता का परिचय दिया, भृगु नारायण। बीलू ने अंपायर को आवाज़ दी, ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज। तो बीलू ने बड़े टोन से पूछा कि ये भृगु नारायण कौन है, कोई और चपरासी है? नहीं साहब, अंपायर ने कहा।
शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। तब चपरासी ने उत्तर दिया कि इसी शहर के रहने वाले एक मशहूर डॉक्टर हैं। तो यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी, बच्चों के साथ खेलते खेलते उसने इतना सीख लिया था। तो जैसे ही उसने कहा कि यू मीन डॉक्टर, तो डब्बू के सवाल का उत्तर चपरासी ने भी उसी तरह धुन में दिया, यस सर। बट ही लुक्स सो क्लमसी, बीलू बोला। टोपी अकड़ गया। टोपी को लगा ये बार बार बेइज्जती किए जा रहा। इस बंगले में तो वो बराबर आता जाता रहता था और फिर भी ये बेइज्जती किया जा रहा। तब टोपी आ गया अपने रौ में, अपनी धुन में, और उसने अकड़ कर कहा, तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो। तब टोपी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि जबान संभाल के बोलो, ना ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि नाचने लगो। ओह यू, बीलू ने हाथ चला दिया। अब जब ऐसा कहा तो बीलू को भी गुस्सा आ गई। उसने भी हाथ उठा दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड वाली बीच में आ गया। डब्बू ने अपने अल्सेशियन कुत्ते को भी ललकार दिया, शुष्कार दिया, और वो भी झपट पड़ा। अब उसने भी काट लिया और टोपी हर तरह से परेशान हो गया। पेट में 7 सुइयां भूकी तो टोपी के होश ठिकाने आ गए। उसे ये लग रहा था कि ये तीनों बच्चे भी संभवतः कलेक्टर के लड़के हैं, तो जैसे उसकी इफ़न से दोस्ती हो गई थी, संभवतः हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कुत्ते के काटने से उसके पेट में 7 सुइयां भूकी। टोपी के होश ठिकाने आ गए। फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। फिर उसके बाद उसने कभी भी कलेक्टर साहब के यहाँ जाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनके लड़कों से उनकी दोस्ती टोपी की हो नहीं सकती थी, तो कभी उसने उधर रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया, फिर आखिर वह करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी। अब इफ़न की दादी तो रही नहीं, और उसे ऐसा लगने लगा कि वो अपने दिल की बात करे तो किससे करे। तो उसके घर में एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी। तो उसी नौकरानी से टोपी को थोड़ा अपनापन मिलने लगा, तो वह उसी के पल्लू में चला गया। सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। तो टोपी के साथ जैसा व्यवहार होता था, ठीक वैसा ही व्यवहार सीता के साथ होता था। तो टोपी को लगा कि सीता उसके दिल की हालत समझ सकती है। उसे सीता से अपनापन मिला और दोनों एक दूसरे से अपनापन पाकर अपने हृदय की बात एक दूसरे से बांटने लगे। तब सीता जो रहती है वो टोपी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है, टेक मत किया करो बाबू। उसने कहा कि जिद मत किया करो बाबू, घर में सारे लोग तुम्हारी बातें नहीं समझते, तो तुम इतना जिद मत किया करो। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव दास करने पर वह बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठी में ले जा कर के समझाना शुरू किया। एक रात की बात है, जब मुन्नी बाबू और भैरव से बराबरी करने की कोशिश वो करने लगा, तो दास मतलब बराबरी, तो बराबरी करने की कोशिश वो करने लगा, तो उसे क्या लगता है कि वो बहुत मार खाता है, परेशानी होती है। तो सीता उसे समझाने के लिए कोठरी में ले जाती है और समझाती है कि बाबू जिद मत किया करो, तुम्हें लोग नहीं समझ सकते हैं, तो तू जिद मत किया करो, नहीं तो तुझी को सारे लोग मारते हैं। तो बात कहाँ थी वो सुनिए। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। अब घर में 2 और जो लोग थे, मुन्नी बाबू और भैरव, जाड़े के दिन में इन दोनों के लिए नया नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला और टोपी को मुन्नी बाबू का पहना हुआ कोट पहनने को मिला। टोपी को गुस्सा आ गई।
कि सबके लिए नया बना है और मुझे पुराना मिल रहा है। प्रायः बच्चों में ऐसी बातें होती हैं। जब घर में कई बच्चे होते हैं तो माँ बाप करते हैं, बड़े वाले का कपड़ा उतार कर छोटे को दे देते कि ये उसको छोटा हो गया, तुम पहन लो। तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है कि भैया के लिए बड़ा और मुझे छोटा, मुझे पुराना, नया, इस तरीके से कहकर छोटे वाले नाराज़ होते हैं। फिर समझाने बुझाने पे कभी वो मान भी जाते हैं, कभी जिद पर अड़ जाते हैं तो मार खानी पड़ती है। टोपी की भी बिल्कुल यही स्थिति होती है। जब मुन्नी बाबू और भैरव के लिए नया कोट बना तो और टोपी को मुन्नी बाबू का उतारा हुआ कोट मिला तो उसे भी बहुत गुस्सा आई, जबकि कोट बिल्कुल नया था। लेकिन टोपी को ये लग रहा था कि मैं किसी का उतारा हुआ क्यों पहनूं। मुन्नी बाबू और टोपी में तो पहले ही नहीं पटती थी। तो मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। फिर भी वह बना तो था उन्हीं के लिए। अब मुन्नी बाबू का जब कोट मिला तो मुन्नी बाबू को वो अच्छा नहीं लगा तो टोपी को दे दिया गया। अब टोपी को लगने लगा कि मुन्नी बाबू का कोट मुझे मिल रहा है तो है तो ये उतारन ही, तो मैं नहीं लूँगा। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बच्चे को दे दिया। उसे भी लगी गुस्सा, उसने भी उठाया और उठा करके वो कोट चुपचाप दूसरी एक नौकरानी केतकी थी उसके बेटे को दे दिया। बच्चा खुश हो गया, नौकरानी के बच्चे तो खुशी हो जाएंगे, और नौकरानी के बच्चे को दे दी। अब जब चीज़ दे दी गई तो वापस कैसे ली जा सकती है, ले तो सकते नहीं थे। तो घर के लोगों, अन्य लोगों को बड़ा गुस्सा आया। सब ने गुस्से में कहा, इसलिए तय किया कि अब टोपी जाड़े में बिना कोट के रहे, इसके लिए कोई कोट नहीं आएगा और ये जो जाड़ा खाए। तो गुस्से में घर वालों ने कहा कि इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। अब उसको गुस्सा, बार बार जब सब कहने लगे अब टोपी जाड़ा खाए, टोपी जाड़ा खाए, तो उसको गुस्सा आई। उसने कहा हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे। टोपी ने उत्तर में गुस्से में ही उत्तर दिया कि हम जाड़ा थोड़े खाएंगे, हम तो भात खाएंगे। और तभी उनकी दादी सुभद्रा देवी जो थी गुस्से में बोली तुम जूते खाओगे। तो माँ बाप बच्चों को ऐसे ही बोल देते हैं कि तो अब तुम जूते खाओगे। तो उस गुस्सा देख करके टोपी को भी बड़ा अजीब लगा। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया नहीं जाता, पहना जाता है? तो टोपी ने फटाक से जवाब दे दिया कि आपको ये भी नहीं पता कि जूता खाया नहीं जाता, वो तो पहना जाता है। दादी से बदतमीजी करते हो। मुन्नी बाबू बिगड़ गए। अभी उसने इतना जवाब दिया ही था कि आपको ये नहीं पता कि जूता खाया नहीं जाता, पहना जाता है। तब तक मुन्नी बाबू को भी मौका मिल गया, और मुन्नी बाबू को जब मौका मिला तो उसने भी दे दिया कि दादी से बदतमीजी करते हो, और अकड़ दिखाई। तो टोपी से नहीं रह गया, उसने भी कह दिया तब का हम इनकी पूजा करें, क्योंकि टोपी चिढ़ गया था दादी के इस तरीके से बार बार कहने पर कि अब ये जाड़ा खाए, अब ये जूता खाएगा, तो वो भी चिढ़ गया था। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया और राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अभी इतनी ही बात हुई थी कि का हम इनकी पूजा करें, तो था कि दादी को बड़ा बुरा लगा। दादी गुस्सा हो गई और राम दुलारी जो उनकी माँ थी वो आ करके पीटना शुरू की, और बार बार डांटना पीटना शुरू करते हैं। तो 10वां में पहुंच गए बाढ़। सीता ने कहा तुम्हें दादी से डर रहा हो कि ता ना ही चाहिए। अब इतना सुनने के बाद उस समझाने की कोशिश की तो 10वें में पहुंच गए हो। सीता ने कहा कि दादी से टर्राओ मत, मतलब दादी से इतना गुस्सा मत दिखाओ, ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। किनो वो तुम्हार दादी बाड़िन कि ऐसा मत करो, वो तो तुम्हारी दादी है ना। समझाने की कोशिश करती हैं कि सारे लोग विरोध में हैं। तो सीता को लगा कि अब इस बच्चे को समझाना चाहिए, तो वो दौड़ के आके समझाती कि अब तुम बड़े हो गए हो, दादी से गुस्सा मत दिखाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी दादी हैं। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया, वह 10वें में पहुंच गया है। परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। तो उसने समझाया कि 10वें में मैं आसानी से नहीं पहुंच गया, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी तब पहुंचा। 2 साल तो वह फेल ही हो गया। घर में उसकी स्थिति 10वें तक पहुंचने की क्या थी, अब कथाकार ये भी आपको बताना चाहता है
कि 10वीं में कैसे पहुंचा, तो 2 साल वो फेल हो गया था। 9वीं में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया, परंतु 10वीं में वह सन 52 में पहुंच सका। जब पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। अब टोपी की स्थिति देखकर घर वाले और उससे चिढ़ते थे कि कई बार फेल हो गया है। तो जब 9वीं में वह 49 में था और 10वां 52 में 1952 में किया, तो काफ़ी अंतर हो गया। जब वो पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू उस समय इंटर की परीक्षा दे रहे थे, फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गए। भैरव छठे में था, वो भी अच्छे नंबर से पास हुआ। सारे घर उसे जबान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी है, बेवकूफ़ है, वह काफ़ी तेज़ था, परंतु उसे कोई पढ़ने नहीं देता था। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे घर का थोड़ा काम ज़्यादा करते हैं, घर वाले सभी उसी को उठाते हैं कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। बच्चा अगर सरल स्वभाव का है तो वो करता रहता, उसके लिए बाकी चीज़ों को टाइम नहीं मिलता। तो टोपी की यही शिकायत थी। वो कहता मैं कमज़ोर नहीं था, बेवकूफ़ नहीं था, लेकिन मुझे कोई पढ़ने नहीं देता था। जब पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू को कोई ना कोई काम निकल आता। राम दुलारी को कोई ना कोई चीज़ मंगवानी पड़ जाती, माँ भी कह देती कि जाओ बाज़ार से ये लाओ वो लाओ, तो उसे टाइम नहीं मिलता था। जो नौकर से नहीं मंगवाई जा सकती थी वह सब कुछ लाने के लिए टोपी मिलता था। भैरव ने उसकी कॉपियाँ का हवाई जहाज़ बना के उड़ा दिया। छोटा था, कभी डांट मार खाता नहीं था, तो भैरव भी तंग करता था, कॉपी किताब को नुकसान पहुंचाता था। और दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हुआ। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे पे चिपक गया। लोग कहने लगे 3 साल में 10वां पास किया, वो भी 3rd डिवीज़न में। तो लोग उसे तिरस्कारित करके देखते थे, तिरस्कारित नज़रों से देखते थे। उसको कोई प्यार नहीं करता था, सब ओर से उसे डांट मिलती थी, तो बहुत ही ज़्यादा वो दुखी था। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। तो इस तरह से देखा जाए तो उसे बहुत बुरा लगता था कि वो फेल हो जाता था, पीछे के बच्चे उसके साथ आके बैठते थे। बुरा उसे भी लगता था, मगर वो करता तो क्या करता, पढ़ने की स्थिति नहीं बनती थी। और इस तरह से जब वो फेल हो जाता तो घर वाले भी उसको धिक्कारते, परेशान करते, डांटते। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं होता। अब यहाँ पर कथाकार ने ये आपको ध्यान दिलाया है कि अगर किसी कारण से कोई बच्चा फेल हो जाता है कक्षा में और पिछली कक्षा के बच्चे उसके साथ आके बैठते हैं, तो उनसे दोस्ती करना, उनके साथ उठना बैठना आसान नहीं है। वो जल्दी घुल मिल नहीं पाते। उनके अंदर एक शर्म आने लगती है कि मैं अपने छोटे क्लास के बच्चों के साथ बैठा हूँ जो कल मुझसे पीछे क्लास में थे। तो दुख होता है, परेशानी होती है, झेलना पड़ता है। लेकिन उसके दोस्त 10वें में थे, उससे आगे निकल गए तो वो फेल हो चुका था, वह उन्हीं से मिलता। यही होता है असली में, जब बच्चे फेल हो जाते हैं, दूसरी कक्षा के बच्चे उसके बराबरी में आ जाते हैं पीछे की कक्षा के, तो वो उनसे दोस्ती न करके जो अपनी कक्षा के बच्चे आगे गए हैं उनके साथ वो घूमना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना करता है। और अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। पीछे कक्षा के आए बच्चे जो थे उसके साथ उठते बैठते, मगर उसकी दोस्ती नहीं हो पाती थी। हो भी तो कैसे, वो छोटी क्लास के थे और आज उसके बराबर बैठे हुए थे। जब कभी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। सीधी सी बात है, कक्षा में सब उसे इस तरह देखते कि जैसे उससे कोई अपराध हुआ हो। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब बच्चा फेल हो जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कक्षा में पढ़ाने वाला अगर उसका उदाहरण देके कि भाई पढ़ो नहीं तो इसकी तरह हो जाओगे, तो उस बच्चे को बहुत कष्ट होता है। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो
मास्टर लोग उसका उदाहरण दे दे के समझाते थे और तब टोपी को बहुत बुरा लगता था। क्या मतलब है श्याम अवतार या मोहम्मद अली, बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? तो मास्टर लोग इस तरह से कह देते थे कि श्याम अवतार, मोहम्मद अली, किसी भी बच्चे का नाम लेके कि क्या कि तुम बलभद्र की तरह इसी में फिर रहना चाहते हो। यह सुनकर सारा दर्जा जो रहता था, कक्षा जो रहती थी, हंस पड़ती थी। हंसने वाले बच्चे पीछे मुड़ मुड़ के उसे देखते, जो उससे पिछली कक्षा में थे, 8वें थे और आज उसके बराबर बैठे थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब 51 में भी वह 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लोंदा हो गया, बिल्कुल न बोलने की स्थिति में आ गया। उसे लगा कि अब वह बराबरी नहीं कर पाएगा, उसे बहुत तकलीफ़ होती है। और इस तरह से देखा जाए तो उसे बहुत कष्ट भी होता था कि अब उसके साथ 7वीं कक्षा वाले बच्चे बैठे हैं, तो उसे बहुत दुख होता था। अब और उसके साथ के बच्चे और आगे निकल गए। धीरे धीरे उसका कोई दोस्त अब रह नहीं गया। 8वें वाले 10वें में आ गए, 7वें वाले उसके साथ बैठे हैं। उनके बीच वो अच्छा खासा बड़ा दिखाई पड़ रहा था, बूढ़ा लग रहा था। लेखक ने कहा कि बड़ा को बूढ़ा कहा है कि उन बच्चों के बीच वो बूढ़ा सा दिखाई दे रहा था, यानी बहुत बड़ा लग रहा था। तो दोस्ती हो नहीं पा रही थी और इस तरह से देखा जाए तो उसे बहुत अकेलापन लगने लगा। उसे समझ में नहीं आता था कि वो अपना समय कैसे व्यतीत करे, लोगों के साथ कैसे दोस्ती करे। उसे बहुत कष्ट होता है। तो इस तरह से टोपी ने अपना जो समय 10वीं पास करने में लगाया था वो कितने परिश्रम का था, कैसे उसने घर वालों को झेला होगा, कैसे अपने साथ वालों को झेला होगा, यहाँ उसे बहुत कष्ट था। तो मैंने आपको यहाँ तक की कहानी समझा दी और इसके आगे की कहानी को समझाने के लिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।